Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and this class is for the 11th class. और presently जो हम कर रहे हैं, we are teaching vectors. It is the 4th chapter जो हम कर रहे हैं 11th के साथ अभी, और हम presently vectors पढ़ा रहे हैं. और vectors में मैंने कल पहला लेक्चर था, जो कल पहला लेक्चर था जो मैंने दिया, और उस पहले लेक्चर में मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक तो फिज़िकल क्वांटिटीज डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया वेक्टर्स. वेक्टर में पहले ही हमने क्या डिस्कस किया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वो मैंने आपको थोड़ा सा उसमें डेरिवेशन है वो कर दिया है. दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं वो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है विद यू. जैसे दो वेक्टर को ऐड करना सिंपल नहीं है, उसके लिए एक रूल चाहिए, और वो रूल हमने स्टडी किया. वो रूल है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो उनका जो एडिशन है, रिजल्टेंट है, वो ए प्लस बी नहीं है, वो है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और रूट लेकर के साथ में. अच्छा, तो इसका मतलब व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स, तो उनका जो एडिशन है वो उस पर डिपेंड करता है उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है. अगर उन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 है, या 180 है, या 90 है, या 60 है, या 45 है, उसी पर वो डिपेंड करेगा उनका रिजल्टेंट क्या होगा. तो आज मैं उसी फार्मूला को लेकर के एक स्पेशल केस डिस्कस करूंगा, और उस फार्मूला को कैसे इस्तेमाल करेंगे इन डिफरेंट केसेस वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ. जैसे नंबर 1, इट इज वेक्टर ए हियर, ये है वेक्टर बी, और बी वेक्टर का जो टेल है वो मैंने ए वेक्टर के हेड पर रखा. और अगर मैं ए वेक्टर का टेल जो है इसके बी वेक्टर के हेड के साथ ऐसे मिलाऊं, तो ये हो जाता है इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट. ऑब्वियसली अगर इसका लेंथ 2 मीटर है, इसका लेंथ 2 मीटर है, ऑब्वियसली देखने से भी पता चलता है कि सी का जो लेंथ है वो 2 + 2 4 मीटर नहीं है, कुछ डिफरेंट है. और अगर ये एंगल जो है, इट इज़ एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर ये एंगल चेंज होता है तो ये सी भी चेंज होगा. मतलब सपोज ये बी ऐसे नहीं ऐसे होगा यूं करके, तो थीटा चेंज होगा और सी भी चेंज होगा. तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया था कल ही, ओ पी क्यू और एम. तो फिर मैंने इस ट्रायंगल को लेकर के, इस डायग्राम को लेकर के, ये सी का मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, इस सी का लेंथ मैंने निकाला. और अगर सी का डायरेक्शन देखा जाए तो वो अल्फा है. अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ सी, मतलब सी का जो डायरेक्शन है, हाउ मच एंगल इट मेक्स विद द वेक्टर ए, वो इसको डायरेक्शन कहते हैं. अल्फा को डायरेक्शन हम कह सकते हैं, और अल्फा भी निकाला जा सकता है. और ये जो पी एम है ये वाला, इट वाज बी कॉस थीटा, और ये जो क्यू एम है इट इज बी साइन थीटा, ऐसे कुछ. ठीक. तो ये जो सी का रिजल्ट, ओके मैं फिर से रिपीट करता हूं. अगर हम लिखेंगे सी वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये करेक्ट है, इट्स करेक्ट. दिस इज द रूल, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. लेकिन अगर आप कहोगे मैग्नीट्यूड ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड, वो गलत बात. तो अब सी का मैग्नीट्यूड क्या है, ऐसे आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरा इसका मैग्नीट्यूड लेकर के, इसका लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड, राइट साइड का मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक है. ये गलत बात ये होगी अगर आप ऐसा लिखोगे सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, ये गलत होगा. ये लिखने का तरीका नहीं है. दिस नॉट द वे ऑफ राइटिंग. ये भी ठीक है, इस सिचुएशन के लिए ये ठीक है, इस सिचुएशन के लिए ये दूसरा इक्वेशन भी ठीक है. ये जो तीसरा मैंने लिखा ये ठीक नहीं है.
ये गलत है, तो इसको मैं रब करता हूं। अच्छा, और क्या ठीक है, ये जो सी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कल मैंने बताया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको लिखा जा सकता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ऐसे कुछ। ये दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे। ठीक। अच्छा, ना स्पेशल केस में क्या करूंगा मैं स्पेशल केस में यह है कि अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो होने का मतलब यह है कि अगर दोनों वेक्टर ए और बी जो है, अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तब जाकर क्या होगा। वैसे मैं बताना चाहूंगा जो स्पेशल केस है, जैसे थीटा जीरो, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, जैसे थीटा 180, टू वेक्टर्स इन द अपोजिट डायरेक्शंस, जैसे थीटा 90, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ये तीनों केसेस सिंपल केसेस है, और तीनों केसेस जो सिंपल केसेस है इसमें रिजल्ट भी बहुत सिंपल ही निकलता है, और तीनों केसेस हर एक स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। तीनों केसेस सिंपल है और हर एक स्टूडेंट को ये तीनों केस याद रखने चाहिए। जैसे केस नंबर फर्स्ट केस, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में पहला आता है थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज, उसका मतलब क्या हुआ, अगर थीटा 0 है तो उसका मतलब क्या लेंगे आप, शाबाश, हाँ। देन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर थीटा 0 है, समझो ये दोनों वेक्टर ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, तब जाकर इनका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट ज्यादा अच्छा वर्ड है इनके लिए, क्योंकि अगर आप कहेंगे व्हाट इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, कभी यही दो वेक्टर किसी एंगल पर सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, इसलिए इट इज बेटर टू टर्म दिस एज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो उस सूरत में रिजल्टेंट क्या है दो वेक्टर्स का, मतलब वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, इन दो का रिजल्टेंट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ए को आप बी के साथ कनेक्ट करोगे, ये तो यहां से यहां तक आ जाएगा, टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी यहां से यहां तक है। तो अगर ज्योमेट्रिकली भी आप देखोगे, ये जो सी है ये तो ए प्लस बी के बराबर होगा। तो देखते हैं व्हाट डज द इक्वेशन हैज टू से। तो मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये है दोनों का रिजल्टेंट सी। तो सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, अब थीटा 0 के बराबर है तो 0 लिखना पड़ेगा इधर, ठीक। अब c इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये याद रखना पड़ेगा 1 के बराबर। तो आगे जाकर के c इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इतना है, cos 0 1 है। c इक्वल टू रूट ऑफ, ये जो अंदर वाला चीज है दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर खत्म हुआ, c इज इक्वल टू a प्लस बी, हमें रिजल्ट मिला। और अब इस रिजल्ट का मतलब यह है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन and you want to find the resultant is simply the sum of the two vectors। और वो जैसे स्केलर ऐड करते हैं तो वैसे ही ऐड हो जाते हैं, लेकिन वो ऐड हो जाते हैं एक स्पेशल केस के लिए, जब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल होता है 0। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा when two vectors are why two vectors, when vectors are in the same direction they get subtracted, when two, अच्छा चलो 2 ही सही, when two vectors are in the same direction
direction, they are simply added up, simply added up, they are simply added up. अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे समझो वो सम हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जैसे स्केलर्स होते हैं. सो इसमें यहाँ एक एडवाइस है कि जब वेक्टर्स के साथ डील होता हो तो हमेशा वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप उनको ऐड ही कर लो. उसमें आगे जाकर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है. एक वेक्टर को रिजॉल्व करके किसी तरीके से वेक्टर्स को एक ही डायरेक्शन में लाया जाए ताकि हम उनको सिंपली या इजीली ऐड कर सकें. अच्छा, ये तो केस 1 हुआ. तो केस सेकंड बी, when theta is equal to 180, पूरा उल्टा है, या पाई कहो या 180 कहो, मतलब दैट इज when two vectors are in opposite directions, अगर दो वेक्टर उल्टा है, अपोजिट है, या उनके दरमियान एंगल 180 है, या उनके दरमियान एंगल पाई है, पाई इज द सेम एज 180, कुछ ऐसे, एक वेक्टर यूं ए है और दूसरा वेक्टर यूं बी है, तो इनके दरमियान ये एंटी पैरेलल भी है. तो 180 का मतलब ये भी है कि दे आर एंटी पैरेलल. थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये भी है दे आर पैरेलल. When two vectors are in the same direction, theta is 0, or you can say the two vectors are parallel. Here you can say the angle between the two vectors is 180. You can also say the angle between the two vectors is pi. और आप ये भी कह सकते हो कि दो वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है आपस में. तो ये सिचुएशन है. तो उस सूरत में what will be the resultant? तो resultant will be c equal to root of a square plus b square plus 2ab cos ऑफ थीटा. पहले लिख लो, लिखना ही चाहिए, पहला फार्मूला बेस फार्मूला लिखना चाहिए. तो c इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180, क्योंकि अब थीटा को हमने दिया है वैल्यू, ये वाला वैल्यू. ठीक. अच्छा, तो अब और एक स्टेप जो है, c इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 हुआ -1. ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसको याद रखो, cos 180 इज -1. वैल्यूज याद करो, cos 0, cos pi by 2, cos 180, ये कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज याद ही रखो ताकि जब आप ऐसे सिचुएशन में आओ तो ऐसा नहीं है कि आपको cos 180 पता ही नहीं है और फिर आप ये कहते रहो कि फिजिक्स डिफिकल्ट है. फिजिक्स यहाँ डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स का आपको वैल्यू ही याद नहीं था बस. अच्छा, अब आगे जाकर के सी मैग्नीट्यूड रूट ऑफ, मैंने आपको कहा कि मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं. ये मैंने कल आपको समझाया है. हमेशा याद रखो कि जब भी आप लेक्चर अटेंड करो, कोई भी लेक्चर, उससे पहले का लेक्चर पहले अटेंड करो ताकि आपको पता चले कि वायर वी आर एंड वायर वी आर हेडिंग. तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहां पर जो माइनस था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, cos 180 जो है -1 है. इट इज c इक्वल टू रूट ऑफ, यस, c इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस बी इसका स्क्वायर. अब ये स्क्वायर और ये खत्म हो गया, इज दैट राइट? और c इक्वल टू a माइनस बी, ये डिब्बे में बना रखो ऐसे. और यहां पर और एक सिचुएशन, और सिंपल सा सिचुएशन हो गया. सिचुएशन ये हुआ कि व्हेन टू वेक्टर्स आर अपोजिट ईच अदर एंड यू वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट इज द सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. When two vectors are opposite, separate them. वही रिजल्टेंट है. मतलब कोई ज्यादा परेशानी नहीं है.
Two vectors are in the same direction, add them up. Two vectors are in the opposite direction, their resultant is the difference. Subtract them. If theta is 180. मैं यहां लिखूंगा when two vectors are opposite to each other, opposite to each other भी वही हुआ, each other, their resultant is the difference. Their resultant is the difference. ये भी एक सिंपल केस हो गया. अच्छा, see, when theta is 90, their resultant is where? Just a minute. Their resultant is the difference. मतलब you subtract the two vectors. When theta is 90, then the resultant is given by C equal to root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. ये तो बेस फॉर्मूला है ना. तो अब थीटा 90 है तो क्या करेंगे आप? शाबाश. तो थीटा को वैल्यू देना पड़ेगा वहां पर जाकर के. तो मैं लिखूंगा c इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर ऐसे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90. ये थीटा का वैल्यू देना पड़ेगा. ठीक. और यू मस्ट नो कि cos 90 का जो वैल्यू है वो 0 है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि cos 90 0. अगर आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो ये याद रखना पड़ता है. अब c किसके बराबर है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये भी एक स्पेशल केस है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तब जाकर उनका जो रिजल्टेंट है दैट इज रूट ऑफ एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, रूट ऑफ दैट. ठीक. तो ज्योमेट्रिकली भी अगर देखा जाए इस चीज को जरा देखते हैं. ज्योमेट्रिकली अगर ये वेक्टर ए है, अब जो दूसरा वेक्टर है जो मुझे इस जो ऐड करना है, जिसका मतलब इसके साथ मिलाकर रिजल्टेंट निकालना है, उसको यहां उसका टेल यहां रखना पड़ेगा इसके हेड पर, तो रख लिया. लेकिन ए और बी के दरमियान एंगल ये 90 है. आगे वाला इसको आगे लेकर के डॉट बनाना पड़ता है, तब जाकर एंगल डिफाइन करना पड़ता है. इस साइड का एंगल डिफाइन नहीं करना है, आगे वाला. मतलब इस एंगल इज बिटवीन टू एरो हेड्स. द एंगल इज बिटवीन टू एरो हेड्स. इस एरो को आगे लेना पड़ेगा और फिर जाकर इस एरो और इस एरो के दरमियान एंगल डिफाइन होता है. तो रिजल्टेंट इज दिस, टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, रिजल्टेंट इज दिस सी. अब अगर मैं आपको यहां भी सी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछूंगा तो आप यहां से भी कहोगे इस लेंथ स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, ये लेंथ स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, उसका रूट. यहां से भी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने से ये हो जाता है. और अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप tan थीटा निकालोगे, tan अल्फा निकालोगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज b बाय a. और यहां वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब tan थीटा निकालोगे वो तो लेंथ बाय लेंथ होता है, और लेंथ इज नॉट ए वेक्टर, लेंथ इज द मैग्नीट्यूड. तो इसका जब tan अल्फा निकाला हमने, तो ऐसा मत कहो कि यहां भी वेक्टर रखोगे, यहां भी वेक्टर बना के रखोगे, यहां एरो हेड रखोगे, यहां एरो ना. तो अल्फा जो है, अगर tan को मैं ट्रांसफर करूंगा टू द राइट साइड, वो tan इनवर्स हो जाता है ऐसे कुछ, और वही b बाई ए यहां है. तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड भी मिला ज्योमेट्रिकली, और लगे हाथ डायरेक्शन भी हो गया. So in short, if you want to find the resultant of two vectors, there are three cases at least which are very simple.
two vectors in the same direction, they get added up. Two vectors in the opposite direction, they get subtracted. And two vectors at right angles to each other, their resultant is root of one vector magnitude square plus another vector magnitude square. So तीनों केसेस सिंपल हो जाते हैं। और आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा जब एक वेक्टर है उसको कैसे एक जब 4-5 वेक्टर हूं तो उनको एक ही डायरेक्शन में कहां कैसे ला सकते हैं, उनको अपोजिट डायरेक्शन में कैसे ला सकते हैं और उनको आपस में परपेंडिकुलर कैसे ला सकते हैं, ताकि हम ये तीन जो स्पेशल केसेस है वहां अप्लाई कर सकें, सो दैट वी कैन इजीली यूज दीज बेसिक रूल्स देयर इन कॉम्प्लेक्स केसेस। हम कॉम्प्लेक्स केस को सिंपल बनाकर ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे जाकर के दिखाऊंगा। अच्छा, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, मुझे इन दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये वेक्टर ए है समझो और ये वेक्टर बी है समझो, इन दो वेक्टर्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि ये वेक्टर समझो 10 इसका मैग्नीट्यूड है और इस वेक्टर मैग्नीट्यूड ए भी 10 है और आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, हम कर लेंगे, ये तो हो गया 0, 10 माइनस 10, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके। नहीं, 0 नहीं होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, मैं कहूंगा व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आप कहेंगे 10। नो, दैट्स नॉट द राइट आंसर। फिर सीखने की क्या जरूरत थी? फिर तो कोई भी कर सकता है। इसको सीखना पड़ता है कि अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और इनका जो एक वेक्टर माइनस बी वेक्टर 10 माइनस 10 0 नहीं होगा, क्योंकि वो इनके एंगल पर डिपेंड होगा। तो देखिए, तो लेट्स सी बी द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। ऐसे कुछ। अब मैं इसको आई वॉन्ट टू अप्लाई द एनालिटिकल मेथड, नॉट ज्योमेट्रिकल मेथड। हाँ, बाद में अगर ज्योमेट्रिकल मेथड आप पूछोगे तो वो भी कर लेंगे। पहले मैं एनालिटिकल मेथड से करूंगा। ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किसके बराबर होते हैं? हाउ टू फाइंड ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इसका फाइंड करेंगे रिजल्टेंट, वो लेट मी अप्रोच इट थ्रू एनालिटिकल मीन्स। मैथमेटिकली मैं करना चाहूंगा। देखो मैं क्या करता हूं, देखिए, वेक्टर सी ऐसे इज इक्वल टू ए माइनस बी, यही है, यही निकालना है। हाँ बिल्कुल, यही निकालना है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कुछ करूंगा, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस, लेकिन ये तो माइनस है, मैंने प्लस क्यों किया है, लेकिन आगे जाकर ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस भी, ऐसे। तो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस हो गया। लेकिन अब मैंने इस जो डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स है, जो दो वेक्टर का डिफरेंस था, मैंने उसको दो वेक्टर का ऐड बना दिया। वेक्टर ए को मैंने ऐड किया किसके साथ? माइनस बी के साथ। दैट्स द सेम थिंग एज ए माइनस बी। इट्स ए मैथमेटिकल ट्रिक, समझो इसको। इसका मतलब यू कैन यूज द सेम रूल एज यू नो। आप वही रूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पहले पता है, दो वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊंगा बताइए मैग्नीट्यूड से, आप अपना फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज रिजल्टेंट सी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, आप कहे अगर ये बी होता तो ये रूट ऑफ, यस, अब मैंने ऐड कर दिया ना, ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस व्हाट, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे कुछ, प्लस 2 टाइम्स ए माइनस बी कॉस ऑफ थीटा। सिंपल। हमने सिर्फ जहां बी था वहां हमने माइनस बी कर दिया, लगाया वही फॉर्मूला जो हमारे पास था। अगर ए प्लस बी होता तो हम कहते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये a को हम माइनस बी से ऐड करते हैं, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस, जहां b था माइनस बी का स्क्वायर प्लस a। अब
जहां बी था वहां क्या है, माइनस बी, तो लिखा माइनस बी कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, सेम बिटवीन ए एंड बी, not between a and minus b. Theta is the same as angle between a and b. Okay, now go ahead. It is c magnitude, that is the same as c is equal to root of a square plus b square plus into minus minus 2ab. खत्म बात, फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया. देखो अब क्या हुआ, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, ये भी ठीक बात है, ये भी लिखने का तरीका है. इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू दोनों का टोटल मैग्नीट्यूड. अब ये जो मैग्नीट्यूड सी है सेम एज दिस, अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, रूट ऑफ, बताइए क्या लिखूं इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos of, same as this form, same as this, root of a square plus b square minus 2ab cos theta. It's a simple analytical way of doing the things. You have used the trick. आपने वही सम फार्मूला यूज किया, लेकिन जहां b था अब आपने उसी जो आपका फार्मूला था वहां माइनस b सब्स्टिट्यूट करना है, एंड यू गॉट द रिजल्ट, दिस रिजल्ट, दिस वन. This is the formula for finding the difference of the two vectors. That is all. चलो ठीक है, good, very nice. अब एक क्वेश्चन ये देखो, the magnitude of the resultant of two vectors is maximum. जो मैग्नीट्यूड जैसे वेक्टर ए है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी, ठीक, इनका रिजल्टेंट C इज इक्वल टू A प्लस बी. अब मुझे बताइए मैग्नीट्यूड C जो है कब मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा कब होगा ये मैक्सिमम. आपको पता है जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तब तो वो सम हो जाते हैं, A प्लस बी हो जाते हैं. अगर ये वेक्टर है 7 और ये वेक्टर है 10 तो दोनों का अब ये तो 17 हो जाएंगे. और अगर एक वेक्टर है 10 फॉरवर्ड में और दूसरा वेक्टर बैकवर्ड में 7 में है तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 3. तो इसका मतलब यहां अगर और एंगल्स पर होंगे जो 180 से डिफरेंट होगा या 0 से डिफरेंट होगा. बात समझो आप. when two vectors are the same direction they add up, when two vectors are opposite direction they subtract, right? तो ये समझो दो वेक्टर्स का मिनिमम वैल्यू होता है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है. और किसी और एंगल पर इन दो के जो अब एंगल डिफरेंट होगा, द एंगल विल इज डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड डिफरेंट फ्रॉम 180. द रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन 3 एंड 17. यानी कि दो वेक्टर का जो कम से कम वैल्यू बनेगा रिजल्टेंट फाइंड करने से वो डिफरेंस होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू बनेगा वो ऐड होगा. और it can form any value depending upon the angle from 3 to 17, मतलब minimum value to maximum value. उसमें एंगल कोई भी हो सकता है, 0 के बगैर एंगल हो सकता है और 180 के बगैर एंगल हो सकता है. उन एंगलों पर वैल्यू जो होगा वो 3 और 17 के बीच में होगा. तो अब क्वेश्चन में करना चाहता हूं, देखो अब क्वेश्चन ये है, the magnitude of the resultant of two vectors is maximum when the vectors are perpendicular, no, the vectors are the same direction, yes, B is the answer. Same direction. When two vectors are the same direction you get the maximum value of the resultant. That is how what it means. Vectors are very important. I will give more and more time to vectors because finally you have to prepare yourself for a heavy big exam at the national level. इसलिए इसको टाइम दे दो अभी से. अगर 11th क्लास में हो, have a pause and give more and more time to it. Do as many objectives, as many problems as possible. आगे जाकर फिर आप इजीली नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकते हो. अच्छा, अब आप यही जो वेक्टर्स है, कोई सोचता होगा सर ये इजी है, इजी से शुरू करेंगे. हम इजी से शुरू करेंगे, आहिस्ते से बिल्डअप करके नेशनल लेवल के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे. चलो ये हो गया
बी इज द आंसर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इनका रिजल्टेंट सी है। ठीक, क्या कह रहा है? टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक, इक्वल टू, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव ए रिजल्टेंट, और उनका जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, वो भी इसी के बराबर है, वो भी इन दो में से एक के बराबर है। अब आप सोचते होंगे एक दो वेक्टर को ऐड करके जो वहां रिजल्टेंट हो जाता है, क्या वो भी उनके बराबर होता है? वेक्टर तो इसी चीज का नाम वेक्टर है, इसी चीज का नाम वेक्टर है। क्या ऐसे नहीं हो सकता है? एक वेक्टर ये है ए, दूसरा वेक्टर ये है बी, और रिजल्टेंट हो गया सी, लेंथ सेम है तीनों का। जहांगीर ने आंसर दिया 60 डिग्री। नहीं, मतलब ये है कि ये भी सिचुएशन हो सकता है, ए बी और सी, इन दो का रिजल्टेंट ये है, इसका अगर लेंथ 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 हो सकता है। तो वेक्टर्स से डिफरेंट बॉल गेम। अगर कोई सोचता है, कोई स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आता है ये क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आपको अपना माइंड सेट करने के लिए, आपको अपना जो माइंड है उसको मनाना है कि नई चीज़ें हो रही है, वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स, इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि दो का रिजल्टेंट, और फिर उस दो के रिजल्टेंट में हाउ दैट कैन बी इक्वल टू आइदर ऑफ द टू होता है, ये देखो। तो अब हमें देखना है कि ए और बी के दरमियान व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दो के दरमियान एंगल हमें निकालना है। चलो हम देखते हैं, हैव ए लुक। तो पहले सी का रिजल्टेंट सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। यही तो निकालना है। अब मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड सी, और क्या रखेंगे? रखिए एक्स रखेंगे, चलो एक्स ही रखो। तो सी इज एक्स, रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए बी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स ही है, प्लस ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने ए को भी एक्स रखा, बी को भी एक्स का, सी को भी एक्स रखा, सबको फिर सब्स्टिट्यूट कर दिए। स्क्वायरिंग कीजिए जरा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट खत्म यहां से होगा, यहां से एक्स स्क्वायर होगा और यहां से खत्म होगा ये प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड राइट से खत्म हो रहा है, या इसी एक एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेकर के वो माइनस हो जाएगा और इसके साथ ये फिर जीरो बनेगा। एक्स स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो इसके साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ जीरो होगा, या ऐसे खत्म करके यहाँ जीरो रखो, और इन दो में एक्स स्क्वायर को कॉमन करो, या एक्स लिखो पहले 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब इस एक्स स्क्वायर को यहां ले आइए, 2x स्क्वायर कॉस थीटा कॉस थीटा। अब ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, लेकिन अब ये कैंसिलेशन हुआ, इसका मतलब यहां जीरो नहीं -1 रहेगा, इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक, पहले ये ट्रांसफर होने से जीरो हो गया, लेकिन ये कैंसिल कट होने से ये 1 हो रहा यहां पर। ठीक, तो कॉस था किसके बराबर? -1/2। ठीक, अब अगर cos थीटा -1/2 है तो थीटा किसके बराबर? अगर cos थीटा -1/2 है और मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज थीटा, व्हाट शुड बी थीटा सो दैट cos ऑफ दैट थीटा इज -1/2। आप कहते हैं कि हमें पता है नहीं, मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है तो इसको भी पता नहीं, तो पता होना चाहिए थीटा इज 120। इन चीजों को लेकर के फिर आप कहते हैं कि फिजिक्स इज डिफिकल्ट।
लेकिन ये इसके साथ, इसको तो फिजिक्स के साथ कोई लेना देना है नहीं, इसको तो यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। फिजिक्स ये है बेस फार्मूला जो आपने डेवलप किया है, बहुत ईजिली डेवलप किया है और बहुत ही आसानी से आपने इसको कर दिया, लेकिन आगे जाकर यहाँ फंस गए। इसका मतलब एक वेक्टर ऐसे है ए, दूसरा वेक्टर यूं है और तीसरा वेक्टर ये सी है। तो इस ए और बी के दरमियान जो ये एंगल है, आगे लेना पड़ेगा इसको, ये एंगल 120 है। तब जाकर ये सिचुएशन हो जाता है, तब जाकर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जब ये 120 का एंगल होगा। हो गया, चलिए गो अहेड। If two vectors A and B are added, the resultant is 0. Then, अगर दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगा और उनका जो रिजल्टेंट है 0 हो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C। तो अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा और उनका रिजल्टेंट 0 हो तो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B, एंगल थीटा इज 0। अगर एंगल थीटा 0 है तो वो तो ऐड हो जाएंगे, वो 0 कैसे होगा? Magnitude A is magnitude B and angle is 180. Magnitude A is not equal to magnitude B, angle is 90. Magnitude A is equal to magnitude B, angle is 90. Which one is the answer? अगर दो वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट 0 हो गया तो फिर क्या सिचुएशन होना चाहिए? अगर दो वेक्टर है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों को ऐड किया मैंने और 0 हो गया तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब दे मस्ट बी अपोजिट। तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ऐसे ये A और ये B एंटी पैरेलल होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तब ये रिजल्टेंट इनका 0 हो जाएगा। द एंगल बिटवीन देम मस्ट बी 180, दे मस्ट बी अपोजिट एंड दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसे कुछ, एक वेक्टर यूं होना चाहिए और दूसरा वेक्टर यूं होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तब जाकर ये कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ये इजी है। अच्छा, मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा मैं, मैथमेटिकली को दैट मींस मैग्नीट्यूड A मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड B। देखो इसको एरो डालना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि ये टाइपिंग मिस्टेक्स है, कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक्स है ये, तो देख वी हैव टू deal with these mistakes. तो ये B is the answer. मैग्नीट्यूड A और मैग्नीट्यूड B सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दे मस्ट बी अपोजिट ईच अदर, एंगल मस्ट बी 180, तब जाकर इनका रिजल्टेंट 0 होगा। चलो मैं प्रूव करता हूं, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो क्या होना चाहिए, क्या है इनका रिजल्टेंट? टू वेक्टर्स A and B are added, the resultant is 0। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 0। अगर इनका रिजल्ट C लिखूंगा 0, सो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू 0। वो वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर B। तो क्या बताया था इसका मतलब यह है कि वेक्टर A इज अपोजिट, नेगेटिव है ना, ये पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया इसका मतलब। वो वेक्टर A इज अपोजिट, नेगेटिव मीन्स अपोजिट टू B। और व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A? मैग्नीट्यूड ऑफ A इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर B। लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड राइट साइड के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नहीं आता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये मैथमेटिकली भी हल हुआ। एक तो अपोजिट होना चाहिए यहां पर, क्योंकि हमने रिजल्टेंट C रखा ना, रिजल्टेंट C जो रखा है तो इसका 0 कर दिया। जब 0 कर दिया, थोड़ा सा सोल्यूशन कर दिया, 2 लाइन का सोल्यूशन में ये हुआ कि वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि A इज अपोजिट टू B, हो गया थीटा 180, नेगेटिव मीन्स अपोजिट, और इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू राइट साइड, लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड। लेफ्ट साइड मैग्नीट्यूड इक्वेशन जो है, इक्वेशन का मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड के हिसाब से वो इक्वल है, तो लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू राइट साइड का मैग्नीट्यूड। लेफ्ट साइड का मैग्नीट्यूड A, राइट साइड का मैग्नीट्यूड माइनस B, तो माइनस मैग्नीट्यूड में खत्म हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो एक तो यह कंडीशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B। दूसरा यह कंडीशन होना चाहिए कि A इज अपोजिट टू B और द एंगल बिटवीन A एंड B इज 180। ठीक, तो तब जाकर इनका रिजल्टेंट 0 बन सकता है, और यह है आंसर।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180। हो गया क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है यूनिट्स और दूसरे का मैग्नीट्यूड 4 है वो भी यूनिट्स, ठीक। एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब थीटा है 90 है, इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, यस, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। हाँ, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन लिखता हूं मैं। लेट मी राइट, आपने ठीक ही कहा कि आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है व्हेन थीटा इज 90 देन सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने ठीक ही कहा। चलो यहां पर फिर से वही होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा जो है कॉस 90 होगा वो 0 हो जाएगा, कॉस 90 इज 0, ठीक। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर थीटा 90 है तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो c इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज ए स्क्वायर, दैट इज 9, व्हाट इज बी स्क्वायर, दैट इज 16, तो ये होगा रूट 25, तो c इज इक्वल टू रूट 25 इज 5, आंसर। तो ये ऐसे सिचुएशन हो गया, ये 3 है, ये 4 है, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 है, और ये रिजल्टेंट सीधे सीधे 5 हो गए। और लगे हाथ अगर आपको अल्फा भी निकालना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, और अल्फा किसके बराबर है, अगर tan अल्फा 4/3 है, व्हाट इज अल्फा, tan इनवर्स 4/3, तो अगर tan अल्फा 4/3 है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो अल्फा इज 53 डिग्रीज। याद रखने में क्या हर्ज है, इफ tan अल्फा इज 4/3 समझो अल्फा इज 53 डिग्रीज। अगर इसका 3/4 है, इसका उल्टा होता है 3/4, देन द एंगल वुड हैव बीन 37 डिग्री। वो याद कर लेना आप। हो गया क्वेश्चन। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 10 and 10, दोनों का मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम इज 120, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज आल्सो 10, 20, 0। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया, हाँ अभी चलो यहां करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड 10, देखो मैं ऐसे मैग्नीट्यूड लिखता था ऐसे बहुत बार, लेकिन अब मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे मैं लिखूंगा, थोड़ा सा सिंपलिफिकेशन इज बेटर। If the magnitude of two vectors is 10 and 10 and the angle between them is 120, the magnitude of the resultant vector is, तो रिजल्टेंट हमें निकालना है, थीटा भी दिया हुआ है। तो अभी मैं ऐसे ऐसे लिखता था मैग्नीट्यूड, अब मैं ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड इज 10, बी का मैग्नीट्यूड भी 10 है, हमें सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, थीटा जो है दैट इज 120 डिग्रीज, ऐसे कुछ। अब मैं ऐसे मैग्नीट्यूड जब लिखना है तो ऐसे ही लिखूंगा। पहले मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड के लिखने के तरीके क्या है, वो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया। इट्स बेटर टू राइट थिंग्स वेरी करेक्टली सो फार एज वेक्टर्स आर कंसर्न, क्योंकि आपके लिखने की गलती से वो गलत हो जाएगा आगे जाकर के, अगर आप नोटेशन गलत लिखोगे, ठीक। अच्छा, नाउ सी इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे कुछ रिजल्टेंट हो गया सी। अब सी निकालना है, रूट ऑफ ये हुआ 10 स्क्वायर प्लस ये भी हो गया 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 ए, बी का भी 10 है इंटू, मतलब ये डॉट नहीं, ये मल्टीप्लाई है, cos ऑफ 120, ठीक। ये हुआ सी इक्वल टू रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 200, ठीक, 200 इंटू cos 120 दैट्स -1/2, ठीक। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इट इज रूट ऑफ, ये हो गया 100 प्लस 100, ये हो गया -100
माइनस 100 100 कैंसल्स, तो अब जा करके ये हो गया √100, वो तो हो गया फिर से 10। तो ये वही पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें वही सेम मैग्नीट्यूड ए और बी और सी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वहां से 120 का आंसर हमें आया था, तो यहां पर भी वही हो गया। So these were a few questions which I have done with you, but be consistent with these lectures. ये बहुत ही important lectures है, मैंने स्टार्ट किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो when you go enter into the national exam। तब तक हम बहुत कुछ करेंगे क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस तो पहले करने पड़ते हैं। कुछ लोग इसको सिंपल समझेंगे और कुछ लोग इसको भी डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से जाना है। I received the message from students, sir, it is too easy. I received this message from the students, sir, it is too difficult. But I have to go according to my own plans. A teacher cannot be guided by the students what a teacher should do. टीचर को अपने हिसाब से चलना होता है क्योंकि टीचर को एक्सपीरियंस होता है हाउ टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर नेशनल एग्जाम्स। थैंक यू फॉर contributing to this channel, and thank you for this what you call as for supporting this channel. I am so thankful to my community, to people who support this channel and who subscribe and promote the channels. Thank you.